थोड़ा सब्र रखो, इम्तिहान अभी जारी है और वक्त खुद कहेगा अब तुम्हारी बारी है। जी हाँ, आज बारी केमिस्ट्री की है और आप लोगों के डिमांड पे बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था, सर केमिस्ट्री का कुछ वीडियो लाइए, केमिस्ट्री का कुछ वीडियो लाइए। तो आज से आप लोगों को हम केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर करते रहिए। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सेक्शन महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए इस सीरीज़ की शुरुआत हम लोग एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ करते हैं। और हाँ, इस वीडियो में इस पूरे के पूरे सेशन में काफ़ी आसान क्वेश्चनों को डाला गया है ताकि आपको समझने में क्या हो, सुविधा हो। तो पहले प्रश्न के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 0.2 मोल H2O में कितने ग्राम होंगे। तो हम लोगों को जान लेना है पहले, जो जल का हमारा मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 18 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल, यानी एक मोल का जो है वह क्या होता है, एक मोल का जो आणविक द्रव्यमान या द्रव्यमान कह सकते हो, एक मोल का 18 ग्राम होता है। चूँकि एक मोल का, इसलिए 0.2 मोल का कितना हो जाएगा, तो 18 गुने 0.2। अब यहाँ से करेंगे तो 3.6 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 3.6 ग्राम। और इस तरह के सवाल, इस तरह के जो आसान सवाल रहते हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एनटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा। एनटीपी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि हमारा एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है, 1 मोल का जो आयतन होता है वो होता है 22.4 लीटर और बराबर उसका क्या हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। बराबर क्या हो जाएगा उसका, आणविक द्रव्यमान। अब देखिए ज़रा सा यहाँ पे कि अगर हम देखते हैं कि 2 ग्राम जो हाइड्रोजन है हमारा, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, इस 2 ग्राम हाइड्रोजन का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है इस सूत्र के अनुसार से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो है वह कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का हमारा हो जाएगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन का हमारा हो जाएगा 11.2 लीटर। यानी इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1 ग्राम हाइड्रोजन का जो आयतन होगा वो 11.2 लीटर। आप इसको याद रखिएगा कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है और वह उसके आणविक द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न भिन्न परमाणु भार वाले तत्व कहलाते हैं। देखिए परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और परमाणु भार जो है वह भिन्न भिन्न होना चाहिए, तो वो तत्व कहलाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के जो यहाँ पे 3 समस्थानिक हैं, इन तीनों के परमाणु संख्या क्या है, समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, तो ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बाबू, समस्थानिक कहलाते हैं। यानी अगर परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। और समभारिक किसको कहते हैं, अगर परमाणु संख्या अलग अलग हो, परमाणु संख्या भिन्न हो और परमाणु भार क्या हो, समान हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है वह कहते हैं क्या, समभारिक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग देख लेते हैं, ये कार्बन 40 है और यहाँ पे देखिए क्या है, नाइट्रोजन 14 है। यहाँ पे देखिए कार्बन 14 है और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, 14 है। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बहुत आसान प्रश्न है, Fe3+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे क्या है, F का जो परमाणु संख्या वो 26 होता है। अब इसने 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, यानी अपने ऊपर जो है वह 3+ चार्ज लिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने का मतलब है कि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो अब इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बाबू, 23 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 23 इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन के पास है
बकिए का जो 5 इलेक्ट्रॉन होगा वो 3d ऑर्बिटल के पास बचेगा। तो ये 3d 5, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d ऑर्बिटल के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे वो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे, अयुग्मित होंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है H2SO4 की उपस्थिति में HNO3 की अभिलक्षण कैसा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली आप ले लीजिएगा कि जब H2SO4 मौजूद रहेगा तो जब ये अम्ल के जैसा व्यवहार करेगा तो निश्चित रूप से ये किसके जैसा व्यवहार करेगा? क्षार के जैसा। अगर आप दोनों की अभिक्रिया साथ कराते हैं तो अगर H2SO4 अम्ल के जैसा व्यवहार करेगा तो ये कैसा करेगा? क्षार के जैसा। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा भास्मिक, कह सकते हैं कि ये भास्मिक व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अम्ल वर्षा में उपस्थित रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा अम्ल वर्षा रहता है इसका घटक रहता है SO2 और NO2, और SO2 और NO2 ये दोनों जल के साथ जुड़ करके सल्फ्यूरस अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो बाद में ऑक्सीकृत होकर के सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रूप ले लेते हैं। तो यहाँ पे अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल रहता है, SO2 और NO2 उसके घटक होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा A और B दोनों जो है वह होगा सही जवाब, क्योंकि अम्ल वर्षा में दोनों पाया जाता है। वैसे अगर बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उसके घटक के रूप में मौजूद रहते हैं, जो जल के साथ संयोग करके क्या बना देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्षारीय मृदा धातु होते हैं। देखिए, जो क्षारीय मृदा धातु होते हैं ये वर्ग 2 के तत्व होते हैं। किसके तत्व होते हैं बाबू? वर्ग 2 के तत्व को हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, और ये जो होते हैं ना अवकारक प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं? अवकारक। और जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उतना प्रबल अवकारक माना जाता है। तो वर्ग 2 के तत्वों में टेंडेंसी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर जो है वह +2 आवेश ले लेता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातु जो है वह प्रबल अवकारक की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधनों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि आप अगर इसे देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? 12, और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3। अगर आप सिग्मा और पाई बॉन्ड का सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको 4:1 आ जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4:1, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। देखिए, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य होते हैं एल्केन, क्या होते हैं? एल्केन। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं, और इसका जो पहला सदस्य होता है वो होता है मीथेन। कौन होता है बाबू? मीथेन होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नाविक स्नेही अभिकर्मक नहीं है? अब देखिए क्या है नाविक स्नेही। अब सिंपली हम लोग याद इस तरीके से रख सकते हैं कि नाविक में क्या होता है भाई? तो नाविक में कौन होता है? नाविक में प्रोटॉन होता है। नाविक में क्या होता है? तो नाविक में प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन से कौन प्यार करेगा? स्नेह मतलब क्या होता है? प्यार होता है। स्नेह मतलब होता है प्यार। तो यहाँ पे प्रोटॉन से कौन प्यार करेगा? जिसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जिसके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो नाविक स्नेही हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप इसके पास भी भरपूर इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, क्योंकि -चार्ज लिए हुए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसके पास भी देखिए मेथॉक्सी आयन के पास भी जो है वह भरपूर इलेक्ट्रॉन है। आप बात कर लेते हैं VF3 की, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके पास जो है वह इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहाँ पर देखिए क्या है अमोनिया, हमारा अमोनिया, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, ये तीनों के तीनों जो है वह नाविक स्नेही अभिकर्मक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा VF3, क्योंकि VF3 जो है वह इलेक्ट्रॉन विपन्न केंद्र का उदाहरण भी है। इलेक्ट्रॉन विपन्न केंद्र का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन विपन्न केंद्र का
उदाहरण है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एथिलीन अणु होते हैं। जो एथिलीन अणु होते हैं, बात कर लेते हैं एथिलीन अणु की। ये आपका एथिलीन अणु है बाबू, और ये जो एथिलीन अणु होते हैं इनका जो साधारण नाम है वो एथिलीन है, और आयुपेक नाम क्या होता है, एथीन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या है कि इनकी जो संरचना होती है वो इनकी संरचना त्रिकोणीय समतलीय होती है। क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय, और बंधन कोण का मान 120 डिग्री, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ईथर का क्रियाशील मूलक है। ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है, देखिए ईथर का जो क्रियाशील मूलक होता है वो हमारा क्या होता है, O होता है। क्या होता है बाबू, O होता है। और ये जो है वह ईस्टर का क्रियाशील मूलक COOR है। ये हमारा एल्कीन समूह का क्रियाशील मूलक है, और ये हमारा जो है वह हाइड्रोक्सिल समूह का। तो कई दफ़ा देखते हैं प्रश्न ये पूछा जाता है कौन किस समूह का जो है वह मूलक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है एसीटोन का आयुपेक नाम क्या है। देखिए ये आपका एसीटोन ये है, और एसीटोन का नाम जो है हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3। इसका आयुपेक नाम प्रोपेन, 3 कार्बन का संगत अल्केन प्रोपेन, और प्लस हम लोग कीटोन के अनुलग्नक में ऑन जुड़ते हैं तो जोड़ते हैं तो प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनॉन हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रोपेनॉन हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है पिरीडीन में कौन सा विषम परमाणु होता है। बात कर लेते हैं पिरीडीन की जो संरचना होती है उसकी। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जो पिरीडीन की संरचना होती है उसमें हमारा नाइट्रोजन जो है वह विषम परमाणु होता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी वाइटल है कि पिरीडीन में जो विषम परमाणु होता है वो क्या होता है, तो नाइट्रोजन होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है। Na2B4O7, ये आपका बोरेक्स है। इसको हम लोग सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि इसका नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट। तो ये सोडियम टेट्राबोरेट है, और इसका जो जलीय विलयन होता है, आप अगर इसमें जल डाल देंगे तो इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये क्या बन जाता है, NaOH बना देता है। तो ये क्या है बाबू, क्षार है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बोरेक्स का जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। यह भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारा है B2O3 की प्रकृति कैसी होती है। बात कर लेते हैं बोरॉन की। ये वर्ग 13 का तत्व है। किस वर्ग का तत्व है, 13 का, और ये अधातु तत्व है। क्या है, अधातु तत्व है। और हम लोगों को पता है कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बाबू, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब आएगा वो क्या आएगा, अम्लीय आएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा क्वेश्चन है सोडा लाइम का सूत्र होता है। तो देखिए सोडा लाइम जो होता है वह NaOH प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। देखिए ये हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, ये कैल्शियम जो है वह वर्ग 2 का तत्व है, और धातु के ऑक्साइड जो है, धातु के ऑक्साइड जो है वह किस प्रकृति के होते हैं, वो भास्मिक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, भास्मिक प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वह हमारा अम्ल और क्षार दोनों के जैसा व्यवहार करता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कास्टनर केल्नर विधि से किसे बनाया जाता है। तो देखिए कास्टनर केल्नर विधि से हम NaOH को बनाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बोरॉन किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो बोरॉन देखिए क्या होता है, किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है, तो बोरॉन जो है वह सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। किसके साथ दर्शाता है, सिलिकॉन के साथ दर्शाता है। ये हमको याद रखना, और ये कई बार पूछा गया है। बोरॉन वर्ग 13 का तत्व है और सिलिकॉन वर्ग किसका तत्व है, 14 का तत्व है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि एक छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप फटाफट कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।